हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमने प्रीवियस लेक्चर तक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर वाला टॉपिक कंप्लीट किया। ओके, इस लेक्चर से अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज डेथ ऑफ द पार्टनर। और ये हमारा डेथ ऑफ द पार्टनर का फर्स्ट लेक्चर है और आई कैन से इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो इसमें हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। ये डेथ ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर से डिफरेंट कैसे होता है, और जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनरशिप फर्म में एक्चुअली कौन कौन से केसेस क्रिएट होते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर हम इसको कहें कि रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर का एक्सटेंशन है तो ये अपने आप में रॉन्ग नहीं होगा। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज व्हाट रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, और जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज व्हाट डेथ ऑफ द पार्टनर। ये दोनों टॉपिक हैं। फाइन, ये दोनों टॉपिक्स के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी होंगी और बहुत सारे क्या होंगे, डिफरेंसेस भी होंगे। देखिए, सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करें और हम कहें कि भाई एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, और बी बोलता है कि भाई मैं फर्म से रिटायर होना चाह रहा हूं, तो बी के रिटायर होने के बाद फर्म में कौन रह जाएगा, ए और सी, 2 पार्टनर्स रहेंगे। मींस रिटायरमेंट में भी एक पार्टनर फर्म छोड़ करके चला जाता है। इन द सेम वे अगर डेथ ऑफ द पार्टनर की बात करें और 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, और मान लें सी की डेथ हो गई, तो सी की डेथ होने के बाद में फर्म के अंदर भी कौन रह जाएगा, ए और बी। सिर्फ 2 ही पार्टनर्स क्या होगा, उस फर्म को कंटिन्यू करेंगे। मींस इसके अंदर भी जो एग्रीमेंट था बिटवीन ए बी सी, वो एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगी, और उसके बाद नया एग्रीमेंट एनफोर्स होगा किसके बीच का, ए और सी के बीच में। इन द सेम वे यहां पर ए बी सी थे और सी की डेथ हो गई, तो ए बी और सी का जो एग्रीमेंट था वो फिनिश हो जाएगा और अब न्यू एग्रीमेंट एनफोर्स हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी। फाइन, अगर कोई डिफरेंस है, मींस यहां पर भी एक पार्टनर कम हो रहा है, यहां पर भी एक पार्टनर कम हो रहा है, ठीक है। अगर कोई डिफरेंस है तो वो है श्योरिटी ऑफ द इवेंट के अंदर। मींस यहां पर बंदा अनाउंस करके और नोटिस देकर जाएगा कि भाई मैं इस स्पेसिफिक डेट पर चला जाऊंगा। और यूजुअली हमने देखा है कि पार्टनर जब फर्म से जाता है तो वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में जाता है, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे कैलकुलेशंस और बहुत सारे हिसाब जो होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी टू कैलकुलेट हो जाते हैं, हमारे लिए आसान हो जाते हैं कैलकुलेट करना। फाइन, जैसे हमने कहा कि भाई हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट हर साल 31 मार्च को एंड होती है। इस बंदे ने कहा कि भाई फर्म छोड़कर जा रहा हूं, प्रायर नोटिस दिया, हमने कहा कि ठीक है आप 31 मार्च 2022 को, अब जब नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उस दिन फर्म छोड़ देना। उस दिन हमारे लिए इजी क्या होगा कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेंगे, उसमें हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस साल का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और बैलेंस शीट के अंदर क्या आपकी लायबिलिटी है ये हमें मालूम पड़ जाएगा। यहां पर कैपिटल में बी की कैपिटल मालूम पड़ जाएगी, कितने रिजर्व्स हैं उस डेट पर ये मालूम पड़ जाएंगे, कितने अनरिटन लॉसेस हैं वो भी हमें मालूम पड़ जाएंगे, कितनी ओल्ड गुडविल पड़ी है वो भी पता लग जाएगी, ताकि हमें ये कैलकुलेट करना इजी रहे कि ये जो जाने वाला पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है, इसको कितना अमाउंट एक्चुअली फर्म को देना है और कितना अमाउंट फर्म को इस पार्टनर से एक्चुअली लेना है। तो ये इजी टू कैलकुलेट होता है। मींस बंदे को हम ये बोल सकते हैं कि भाई तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद ही जाना, जिससे कैलकुलेशन जो है तेरे राइट का वो अपने आप में क्या रहे, हमारे लिए इजी रहे। लेकिन प्रॉब्लम डेथ के साथ में क्या आती है, यहां पर भी पार्टनर कम हो रहा है, डेथ की कोई सर्टेनिटी नहीं होती। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर रिटायरमेंट सर्टेन डेट के ऊपर होगा और डेथ ऑफ द पार्टनर में किसी भी इंसान की मौत की, उसकी डेथ की कोई सर्टेनिटी एक्चुअली नहीं होती। वो डेथ कभी भी इन बिटवीन द ईयर आ सकती है। ओके, लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि भाई इसी तरह से अगर किसी कंपनी ने या किसी पार्टनरशिप फर्म ने लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और लास्ट बैलेंस शीट बनाई 31 मार्च 2022 को। ओके, 3 पार्टनर्स थे, एबीसी, और मान लें कि भाई इसके अंदर से सी की डेथ हो गई 1 अगस्त 22 को। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो ये ईयर है 1 अगस्त 22 कौन से ईयर में आता है, ईयर 22-23 फाइनेंशियल ईयर में। ये 22-23 फाइनेंशियल ईयर आप पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हो गया। कब से कब तक, फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टिल 1 अगस्त 22, और 1 अगस्त 22 टिल 31 मार्च 23। ओके, ये वो पीरियड था जिसके अंदर 3 पार्टनर्स थे, एबीसी। इस दिन सी की डेथ हो गई, तो ये वो पीरियड है जिसमें अब कौन रह जाएगा, सिर्फ ए और बी। यहां पर सी की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, सी हैज बिकम अ डिसीज पार्टनर, उसकी डेथ हो गई। फाइन, तो अब आपका ये पूरा ईयर 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हो गया। ओके, अब इस बंदे की डेथ जो हुई है वो इस डेट पर हुई है। फाइन, ये तो चला गया। अब इसके जो लीगल हायरर्स होंगे, जिसके एग्जीक्यूटर्स होंगे, जो इसके वारिस होंगे, इसकी वाइफ होगी, इसके जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे, उनको अब इसका टोटल हिसाब हमको देना पड़ेगा। तो देखिए,
हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, यहां तो हमारे पास रिटायरमेंट में बैलेंस शीट अवेलेबल थी, सारा हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिया था, सारा हिसाब हमारे पास था, तो कंपैरेटिवली उसका कैलकुलेशन हमारे लिए इजी था। हम क्या करते थे, फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, भाई तुझे इतना देना, तुझसे इतना लेना निकल रहा है और तुझे इस तरह से हम पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इसकी डेथ से पहले 31 मार्च 22 को बैलेंस शीट बनी थी और उसके बाद फर्म के अंदर ये बंदा 4 मंथ्स और सरवाइव करके गया। अब ये जो 4 मंथ का सर्वाइवल है, ये आपके कैलकुलेशंस को और आपके एडजस्टमेंट्स को इंक्रीज कर देगा इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर एज कंपेयर टू द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में कुछ एडजस्टमेंट्स कम होते थे, यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स आपके क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये जो अनसर्टेनिटी है डेथ की, ये अनसर्टेनिटी की वजह से इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं, कुछ कैलकुलेशंस टिपिकल हो जाते हैं, कुछ कैलकुलेशंस हमें एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। अदरवाइज दोनों में केस सेम है, वहां पर भी बंदा फॉर्म छोड़कर जा रहा है, यहां पर भी बंदा फॉर्म छोड़कर जा रहा है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पर सर्टेनिटी थी डेट की, यहां पर डेट क्या है, अनसर्टेन, और अनसर्टेन होने की वजह से ही यहां पर हमारे कैलकुलेशंस क्या होंगे, अल्टीमेटली बढ़ जाएंगे। ओके फाइन। हमने जब रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर पढ़ा था, तो रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में मैंने आपको बताया था कि जब कोई पार्टनर फर्म छोड़ करके जाता है, ठीक है, तो उसको कुछ पेमेंट फर्म को देना निकलते हैं, कुछ पेमेंट फर्म को लेना निकलते हैं। ओके, तो रिटायरमेंट के अंदर देखिए, मैं इधर यहां पर अपना वर्ड आ रहा है फर्स्ट, इसमें रिटायरमेंट, और इधर हम बात करेंगे फिर उसके बाद डेथ की। ओके, रिटायरमेंट के अंदर फर्स्ट पेमेंट क्या किया जाता है, उसकी कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ओके, तो यहां पर भी क्या होगा, हमारी कैपिटल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर मींस जिस बंदे की एक्चुअली डेथ हुई है। बट यहां पर फिर एक डिफरेंस आ रहा है, यहां पर तो बंदा जिस दिन रिटायर हो रहा है उसी दिन की कैपिटल एक्चुअली होती है। हम बोलते हैं ना कि भाई यूजुअली बंदा कब रिटायर होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट होगी, तो जो लेटेस्ट बैलेंस शीट होगी, उस लेटेस्ट बैलेंस शीट मतलब जो उसके रिटायरमेंट के डेट पर बनी है, उस दिन की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली उसकी कैपिटल कैलकुलेट होगी। बट यहां तो बंदा इन बिटवीन द ईयर उसकी डेथ हुई, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि लास्ट आपकी बैलेंस शीट क्लोज हुई थी 31 मार्च 22 को और बंदे की डेथ हुई है 1 अगस्त 22 को। ठीक, अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि 1 अगस्त 2022 को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते मींस हमें यह पता नहीं है कि 1 अगस्त 2022 को इसकी कैपिटल कितनी है। तो फिर उस केस में हम किसकी हेल्प लेते हैं, जो हमारी रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना था, इससे जस्ट पहले की डेट पे कब बनाया था, तो 1 अगस्त 2022 से पहले 31 मार्च 2022 को हमारी बैलेंस शीट बनी थी। तो कैपिटल ऑफ द डिसीज पार्टनर एज पर लास्ट एंड लेटेस्ट बैलेंस शीट, जो भी आपकी लेटेस्ट बैलेंस शीट होगी उसके अकॉर्डिंगली उसकी कैपिटल हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई ये तेरी कैपिटल है, हमें ये तुझे क्या देना है, इतना कैपिटल का अमाउंट तेरा लास्ट बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली देना है। अभी 4 मंथ हो चुके हैं, उसकी डेथ के बाद 4 मंथ हो चुके हैं, उसके भी एडजस्टमेंट हम समझते हैं। उसके बाद फिर सेकंड होगा शेयर ऑफ हिज शेयर ऑफ रिजर्व्स कॉमा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो यहां पर भी होगा his share of reserves, accumulated profits and losses। और ये भी कोई 1 अगस्त का तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो ये भी क्या होगा, as per what, as per last balance sheet। ठीक है, लास्ट बैलेंस शीट मींस 31 मार्च 2022 को। अब कोई आपसे ये बोलेगा कि भाई जो 4 महीने के रिजर्व्स हो उसके, तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, रिजर्व्स का क्रिएशन जो होता है वो एंड ऑफ द ईयर में ही होता है, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 4 मंथ से उसके रिजर्व्स के उसके ऊपर कोई इंपैक्ट एक्चुअली नहीं पड़ता, क्योंकि अभी जब रिजर्व्स हमने बनाए थे रिसेंटली, तो कब बनाए थे, 31 मार्च 2022 को। अब जब रिजर्व्स बनेंगे वो 1 साल बाद बनेंगे, तो इसमें रिजर्व्स के ऊपर एक्चुअली कोई इंपैक्ट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ओके फाइन, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा फिर हम ये देखेंगे उसका अगर इन केस अगर कोई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस अगर कोई होता उसको, तो रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट में उस बंदे का शेयर होगा, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, वो दिया जाएगा। इधर भी अगर बाय चांस हमने उस डेट के ऊपर रिवैल्यूएशन किया, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज पार्टनर का जो भी क्या होगा शेयर होगा उसको हम अल्टीमेटली दे देंगे। ओके फाइन। इस केस में यहां पर होता था इसका शेयर ऑफ
ऑफ गुडविल, जो बंदा फॉर्म छोड़कर जा रहा है वो अपना शेयर किसको देकर जा रहा है, उन पार्टनर्स को जो कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर्म के अंदर। तो वो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, दोज आर द गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर्स ऑलवेज पेज व्हाट, शेयर ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर, या मैं कहूं गेनिंग पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर देकर के जाते हैं। इन द सेम वे यहां पर जो डिसीज्ड पार्टनर की गुडविल है, तो डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, अच्छा डिसीज पार्टनर की मरने से उसका जो शेयर है वो किस किस का हो गया, जो कंटिन्यूइंग या एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो जिंदा है सर्वाइविंग पार्टनर्स हैं, उनका हो गया था। वो लोग क्या करेंगे, दे विल पे गुडविल टू द डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर को उसकी शेयर ऑफ गुडविल भी अल्टीमेटली दे दी जाएगी। फाइन। अच्छा, बिसाइड्स इसके अलावा कोई और ज्यादा इसके अंदर पेमेंट इसके अंदर होता नहीं था, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर अब एक चीज मैं बताऊं आपको कि डेथ की डेट से लेकर तो लास्ट बैलेंस शीट की डेट से लेकर तो डेट ऑफ डेथ तक 4 मंथ का पीरियड निकल चुका है, और ये 4 मंथ फॉर्म के अंदर एक्टिवली सर्वाइव होकर गया। ठीक, अब यहां पर एक कंसेप्ट होगा, इसको सर्वाइविंग पीरियड का, सर्वाइविंग पीरियड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको हमें जितने मंथ वो सर्वाइव किया था उसका आईओसी हमको देना पड़ेगा। 4 मंथ सर्वाइव किया तो वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। बिसाइड्स सर्वाइविंग पार्ट पीरियड्स रेम्यूनरेशन, सर्वाइविंग पीरियड का रेम्यूनरेशन मींस अगर ये पार्टनर को कोई सैलरी मिलती थी, कोई कमीशन मिलता था, कोई भी रेम्यूनरेशन अगर फर्म से मिलता था, तो उस 4 मंथ का रेम्यूनरेशन इस बंदे को हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा पीरियोडिकल बेसिस के ऊपर। ओके, उसके अलावा ये होगा सर्वाइविंग पीरियड आईओडी सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस बंदे ने हो सकता है इन 4 मंथ में कुछ ड्राइंग्स की हो, तो जितनी ड्राइंग्स की है उसके भाई नेचुरली अगर जब आप उसको कुछ दे रहे हो तो उससे हमारा लेना भी निकलता है। तो अगर इस बंदे ने कोई ड्राइंग्स की है तो उस ड्राइंग्स के ऊपर फर्म इज एलिजिबल टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन दैट स्पेसिफिक ड्राइंग। ओके फाइन। बिसाइड्स एक सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर कैलकुलेशन होता है, दैट इज व्हाट सर्वाइविंग पीरियड शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इस बंदे का जितने मंथ सर्वाइव किया था उस सर्वाइवल पीरियड का प्रॉफिट या लॉस का शेयर कैलकुलेट करना है। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम 1 अगस्त को फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इतना आसान काम नहीं होता, बहुत सारे डिफिकल्ट कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। सिर्फ उसकी डेथ की वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते, लेकिन 4 मंथ वो सर्वाइव करके गया तो 4 मंथ के हर चीज, हर प्रॉफिट, हर लॉस के ऊपर उस बंदे का राइट बनता है, क्योंकि वो पार्टनर था फॉर्म के अंदर। ओके, तो अब जब ये बंदा चला गया तो उसको 4 मंथ का हमें प्रॉफिट देना है, और बस यहीं से कहानी, हमारे जो स्पेशल एडजस्टमेंट शुरू होते हैं वो यहीं से होते हैं स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन भी आपको यहीं पर ही देखना पड़ेगा उसके अंदर। क्या अब इस 4 मंथ का उसको प्रॉफिट कैसे दे? एक्चुअल प्रॉफिट तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपको 1 अगस्त को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जो आप बनाएंगे नहीं। तो यूजुअली ये जो पेमेंट होता है सर्वाइविंग पीरियड शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट एस्टिमेटेड बेसिस। उस एस्टिमेटेड बेसिस पर उस बंदे को हम क्या करते हैं, उसके प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। ओके फाइन। उसके बाद फाइनली हम ये देखते हैं कि भाई कितना पेमेंट इसको अल्टीमेटली करना है, और उसका पेमेंट किस तरह से होगा। उसका पेमेंट लोन के फॉर्म में होगा, उसका पेमेंट उसके लीगल हायरर्स को कैश के फॉर्म में पे कर दिया जाएगा। ये बेसिकली हम क्या करते हैं इसके अंदर कैलकुलेशंस के अंदर देखते हैं। बिसाइड्स अगर कोई इस बंदे ने लोन दे रखा है तो उसके लोन का रीपेमेंट भी हो जाएगा। इस बंदे ने अगर फर्म से कोई लोन ले रखा है तो उस लोन का एडजस्टमेंट फर्म क्या करेगी, अल्टीमेटली कर देगी। तो कहने का मीनिंग ये था कि सिर्फ रिटायरमेंट ऑफ डेथ के अंदर अगर कुछ चेंज है, कोई डिफरेंस है, तो दैट इज ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, डेथ जो है वो, रिटायरमेंट जो है वो सर्टेन स्पेसिफिक डेट पर होती है। हम उसको बोल सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा करने के बाद आप फॉर्म छोड़कर जा सकते हो। बट डेथ जो होती है उसमें डेथ की सर्टेनिटी तो है, लेकिन डेथ की डेट की अनसर्टेनिटी है, वो कब मरेगा ये हम नहीं बोल सकते। और अगर वो इन बिटवीन द ईयर अगर उसकी डेथ हो गई तो कुछ कैलकुलेशंस हमें पीरियोडिकल बेसिस पे कैलकुलेट करने पड़ते हैं, जैसे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, उस बंदे को दिए जाने वाले रेम्यूनरेशंस का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द सर्वाइविंग पीरियड। जितने मंथ वो बंदा सर्वाइव किया उतने पीरियड का उसका कैलकुलेशन प्रॉफिट और लॉस का करना पड़ेगा। इसके जो भी हमारे डिफरेंट केसेस और कैलकुलेशंस हैं हम आगे के लेक्चर्स
इसके अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपको ये बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा आई होप। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जितनी जल्दी पढ़कर होगा मैं उस पर रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और वीडियो को लाइक करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।